मतलब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने में इतना समय लगेगा। तो ओवरऑल हमने बायोटेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस देख लिया है। आवाज आ रही है? यस मैम। तो जब पूरे प्रोसेस को हम लोग सीन कर लिए तो कंक्लूड किया गया कि बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो तुम्हारा इसी बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड है कि हम लोग जिस भी ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर जेनेटिकली मॉडिफाई करके उस मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल को ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जहां वो आराम से अच्छे से ग्रो कर पाए और फिर उसका लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बने। दिस इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें 3 स्टेप्स हुआ था। तुम्हारे फर्स्ट 2 पेज में एनसीईआरटी ने बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट लुक दे दिया है, मतलब कंप्लीटली हम लोग इसमें करते क्या है। उसके बाद इसके प्रोसेस में एक एक टूल्स को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है तो इसमें हम लोग टूल्स को पढ़ेंगे कि हथियार औजार क्या यूज करते हैं। तो फिर एक एक टूल्स के पिक्युलरिटी के बारे में बताया है। Now the tools of recombinant DNA technology means what are the mediums, what are the accessory materials that we use to form to make biotechnology। और biotechnology का सबसे main important part that is your जेनेटिक इंजीनियरिंग। yes, that is your genetic engineering। तो मेन ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सारे टूल्स जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेनली ज्यादा यूज आएंगे। नाउ वी नो दैट फॉर गोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। यही की टूल्स अगर हमारे पास औजार ही नहीं रहे तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो ही नहीं पाएगा हम लोगों से। जैसे सीजर रहेगा तभी तो कटेगा, गम रहेगा तभी तो उसको हम लोग पेस्ट करेंगे। तो गम, सीजर, ये सभी जो फिजिकल सामान है वो बायोलॉजिकल केस में मॉलिक्यूलर टूल्स में कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं उसी को कहते हैं। दीज आर रेस्टिंक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इतने सामान हमें चाहिए ताकि ये एक्सपेरिमेंट हमारा हो पाए। इसको टिक कर लेना। दीज आर द मेजर टूल्स। अब इस एक एक टूल्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ रेस्टिंक्शन एंजाइम। देखो रेस्टिंक्शन एंजाइम की खोज कैसे हुई। अचानक एक बार साइंटिस्ट को क्या पता चला कि जो एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, दैट आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया ईटर्स। कौन से वायरस हैं वो? बैक्टीरियोफेज। वेरी गुड, बैक्टीरियोफेज। अब साइंटिस्ट धीरे धीरे डिस्कवरी करने के बाद उनको पता चला कि कभी कभी क्या होता है कि जब बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया में अटैक करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, तो बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाना स्टार्ट कर देता है। एक नहीं 2 प्रकार का एंजाइम बनाता है। बैक्टीरिया का डीएनए, नॉट वायरस का, बैक्टीरिया का डीएनए एक एंजाइम ऐसा बनाता है जो उस वायरस का डीएनए जो बैक्टीरिया में इंटर किया है उसको कतरन की तरह काट देता है। दूसरा एंजाइम बनाता है। अब ये जो पहला जो एंजाइम बनाया जो कि वायरस के डीएनए को काट रहा है, तो बैक्टीरिया को डर लगा कि कहीं ये मेरे भी डीएनए को मत काट दे, ऑटो इम्यून की तरह कि अपना ही एंजाइम अपने डीएनए को काटना स्टार्ट कर दे। इसलिए साइमल्टेनियसली वो 2 एंजाइम बनाता है। एक तो ये काटने वाला एंजाइम जो कि वायरस के डीएनए को काटेगा, दूसरा मिथाइलेशन। वो मिथाइलेशन एंजाइम क्या करेगा, मिथाइलेज फॉर्म करेगा और बैक्टीरिया के डीएनए को कहीं मिथाइल ग्रुप जोड़ देगा, जिसके कारण रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम बना था वायरल डीएनए को काटने के लिए, वो बैक्टीरिया डीएनए को पहचान नहीं पाएगा। उसको वो डिफरेंशिएट कर देगा कि नहीं ये मुझे नहीं काटना है। सो तुरंत जब वायरस अटैक करता है तो कोई कोई बैक्टीरिया
दो प्रकार के इंजाइम्स बना देते हैं साइमल्टेनियसली। एक इंजाइम जो वायरस के डीएनए को काटेगा, दूसरा इंजाइम जो बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करेगा उस इंजाइम से कटने से। तो that enzyme is called that process is called methylation and the enzyme is methylase। और जो वायरस के काटने का इंजाइम जो डिस्कवरी हुआ, that is distinction endonuclease। दिस वॉज जस्ट लाइक सीजर, जिसको हमें प्लाज्मिड को काटने में और अपने डिजायर्ड डीएनए को काटने में हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए। जब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को हम लोग डीपली पढ़े तो ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस काफी स्पेशल टाइप का ये एंजाइम था, एरागेरा एंजाइम नहीं था। इसके अपने काफी डिमांड्स थे कि मैं यहीं काटूंगा, ऐसे ही डीएनए को काटूंगा, ऐसे डीएनए को नहीं काटूंगा, इस टाइप का। So the first restriction endonuclease HIND2 endonuclease का ये restriction enzyme का अपना अपना नाम होता है, कैसे nomenclature होता है आगे देखेंगे। ये एग्जाम्पल है endonuclease enzyme का, नाम है एक एग्जाम्पल HIND2 whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जैसी घटना का तो पता चल गया कि हाँ ये बैक्टीरिया में ऐसा एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो कि वायरल डीएनए को काट देता है और बैक्टीरिया अपने आप को बचा लेता है। लेकिन उसको आइसोलेट करके और एज अ टूल यूज करने में 5 साल लग गए। 5 साल आपको लग गए उस बैक्टीरिया से इस एंजाइम्स को आइसोलेट करके और उसको दूसरे केस में अप्लाई करने में। सो Hind, और ये enzyme था like HIND2. It was found that HIND2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। तो पहला peculiarity इस एंजाइम में क्या था कि ये एक पर्टिकुलर बेस पेयर को ही रिकॉग्नाइज करता है, फिक्स्ड है कि HIND2 जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये बेस पेयर रिकॉग्नाइज करेगा GAAT GCA। तो GCA जहां मिलेगा वैसे ही वहीं पे ये एंजाइम वहां पे कट करेगा, बाकी किसी जगह वो कट नहीं करेगा। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक towards cutting the DNA and they cut the DNA at a specific sequence। और ये specific sequence भी कैसा होना चाहिए ये भी आगे बताया जाएगा। Restriction sequence for HIND2 besides HIND2 today we know। अब तो हम लोग बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर चुके हैं, मैनिपुलेट करते हैं, अपने अनुसार ढाल देते हैं, बहुत ज्यादा ये अब बन चुका है। 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है जिससे हम लोग इतने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब आइसोलेट कर चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया ये एंजाइम बनाए ही, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया ये एंजाइम बनाते हैं और अपने आप को बैक्टीरियोफाज से बचा लेते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है तुम्हारा कि इस बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। द फर्स्ट लेटर इज द नेम दैट कम्स फ्रॉम द जीनस, किस बैक्टीरिया से वो निकला है उसका फर्स्ट लेटर उस जीनस का है। सेकंड 2 लेटर्स कम्स फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। और ये एक बात और, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल्स में बना था, दैट इज बैक्टीरिया। सो जीनस सेकंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम लाइक इको। तो हेयर ई डिनोट्स फॉर विच जीनस ऑफ बैक्टीरिया? ई फॉर Escherichia coli। यस, एशेरिचिया, और CO दैट इज कोलाई। तो कोलाई से तुम्हारा CO आया और E आया उसके जीनस से, तो 3 लेटर यहां से आएगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, सेकंड दोनों लेटर स्मॉल रहेगा। नाउ कम टू द R एंड I नहीं है, ये 1 है। कम्स फ्रॉम एशेरिचिया कोलाई RY13। इन E. coli the letter R is derived from the name of strain। उसके स्ट्रेन का मतलब जीनस स्पीसीज प्लस स्ट्रेन, वो किस स्ट्रेन से था तो वो RY से था, RY13। तो RY का R आ गया। रोमन लेटर फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। उस स्ट्रेन से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग पता कर सकते हैं, तो जिस नंबर पे वो पता हुआ उसका नंबर डाल देते हैं। जैसे इकोलाई एशेरिचिया कोलाई RY से पहली बार इको R1 निकला, सो इट वाज कॉल्ड एज 1। तो
इको R1 का जो नोमेनक्लेचर है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इको R1 का जो तुम्हारा नोमेनक्लेचर है वो है E फॉर इशरेशिया, CO फॉर कोलाई, R for the strain, that is RY, and 1 is the number or the order according to which this enzyme was found or isolated from that bacteria. So this was named as ECO R1. उसी तरह हिंड 2 को चलेंगे तो H for वन बैक्टीरिया का नाम है, आई एम नॉट, याद नहीं आ रहा है, और IND इज इस बैक्टीरिया का क्या होगा? IND, हाँ दैट एच से ही कुछ है। और फिर ये 2 मतलब सेकंड नंबर पे ये डिस्कवर हुआ था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नोमेनक्लेचर। यहाँ पे स्ट्रेन का कोई नाम नहीं है, लेकिन इको R1 में R जो है वो स्ट्रेन का नाम है। सो स्ट्रेन का नाम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन जीनस एंड स्पीसीज का नाम जरूर रहेगा। अब पर्टिकुलरली इस एंजाइम को देखते हैं कि ये एंजाइम है क्या। अगर इस एंजाइम को हम लोग देखें तो ये एक लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट इज न्यूक्लियेजेस का एक पार्ट है। ओके, न्यूक्लियेजेस किसी भी केमिकल सब्सटेंस में लास्ट में ASES लग गया तो वो एंजाइम है। तो न्यूक्लियेजेस पहले भी पढ़े हैं, किसको डाइजेस्ट करता है, किसको ब्रेक करता है? न्यूक्लिक एसिड। यस, न्यूक्लिक एसिड को। Now, restriction enzyme belong to a larger enzymes called nucleases. There are 2 kinds of nucleases. 2 प्रकार के न्यूक्लियेजेस होते हैं, that is exonuclease and endonuclease. नाम से ही पता चलेगा। exonuclease क्या करेगा कि कोई डीएनए का अगर सेगमेंट है उसको शुरुआत से ही काटना स्टार्ट कर देगा, मतलब कतर 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 करके एकदम उसके पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देगा मोनोमर्स में। इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था, वो एक जगह निक क्रिएट करेगा। कहीं कभी देखते हो किसी टेलर को बीच से कपड़ा को फाड़ना रहता है तो वो थोड़ा सा निक क्रिएट करता है, फिर हाथ से फाड़ देता है। तो वो निक क्रिएट करता है इन बिटवीन द सेगमेंट्स, डीएनए के बीच के सेगमेंट में निक क्रिएट करेगा और वो बस स्प्लिट करता है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस पूरा टुकड़ों में बांट देगा, कतर देगा। So, exonuclease removes nucleotide from the end of the DNA, whereas endonucleates make a cut of a specific position within the DNA. तो पहली बात, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत बड़े एंजाइम न्यूक्लियेजेस का पार्ट है। ये न्यूक्लियेजेस 2 तरीके के हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंड इंडोन्यूक्लियेज। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इस इंडोन्यूक्लियेज का स्पेशल कैटेगरी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ये पूरे डीएनए को कतर नहीं देता है, पूरे डीएनए को टुकड़ों में नहीं बांट देता है एक्सोन्यूक्लियस की तरह, ये एक निक क्रिएट करता है तुम्हारा डीएनए सेगमेंट में। सो पहली बात, रेस्ट्रिक्शन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट इज न्यूक्लियस। This nuclease is of type exonuclease and endonuclease, and finally this restriction enzyme comes under the group of which enzyme? Comes under the group of which enzyme? Restriction endonuclease comes under the group of endonuclease. Endonuclease. Yes, yes, this endonuclease. Now, each restriction endonuclease function by inspecting the length of a DNA sequence. पहला बात तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का कैरेक्टर, इसको तुम लोग पॉइंट वाइज में लिख लेना। दूसरा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट को ही पहचानेगा, वो उस सेगमेंट को, दैट पर्टिकुलर साइट ऑफ द सेगमेंट मस्ट बी पैलिंड्रोमिक। ये पैलिंड्रोमिक एकदम फिक्स्ड है, किसी ना किसी वे में तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at a specific point in that sugar phosphate backbone. ये पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लेना। जैसे मैंने सीजर से काटा था, एक बार ऊपर से काटेगा और एक बार नीचे से काटेगा और सेगमेंट को तोड़ेगा, बीच से अलग कर देगा। That each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. एक specific palindromic nucleotide sequence होता है जिसको ही ये पहचानता है।
अब बात आएगी कि ये पैलिंड्रोमिक क्या है। ये पैलिंड्रोमिक है, हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड। यस, डबल स्टैंडर्ड। तो इमेजिन करो कि एक स्ट्रेट लाइन डबल स्टैंडर्ड है और उसके दोनों स्टैंड पे बेस होंगे ना, और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो जब डबल स्टैंडर्ड जो ये सेगमेंट है डीएनए का, तो इस डबल स्टैंडर्ड में दोनों सेगमेंट को लेंगे, दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, अगर उसके पोलैरिटी को सिमिलर रखें तो रिपीटेड होगा। ओके, इसको हम लोग एग्जांपल में ले तो और अच्छे से समझ में आएगा। लाइक इन दिस, हमारा एक डीएनए का सेगमेंट लेते हैं, मतलब एक डीएनए का मानो ये टुकड़ा है और ये दो स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड ये हुआ और दूसरा स्ट्रैंड तुम्हारा ये हो गया। अगर पोलैरिटी को सिमिलर रखते हैं, मतलब 5' to 3' ही पढ़ेंगे, पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे दोनों स्ट्रैंड पे, तो 5' to 3' जब इसको पढ़ना न्यूक्लियोटाइड को ये पढ़ेंगे, तो यहाँ कौन कौन से न्यूक्लियर बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं, पढ़ो। यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं? Read it. यस, GAATTC। तो हमने इसको किस पोलैरिटी से पढ़ा? 5' to 3'। 5' to 3'। 3'। यस, नाउ अब जब सेकेंड स्ट्रैंड को पढ़ेंगे तो रीडिंग फ्रेम एक ही रखेंगे, 5' to 3'। तो जब हम इसके रीडिंग फ्रेम को पढ़ रहे हैं तो फिर है GAATTC, मतलब ये रिपीटिंग सीक्वेंस है, इसको ऐसे पढ़ें या उल्टा पढ़ें एक ही होगा। उसी को दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे हम मलयालम को इधर से पढ़े या इधर से पढ़े, चाहे ये 5' to 3' पढ़े या 3' to 5' पढ़ेंगे, तो दोनों का सीक्वेंस एक ही रहेगा। एक बार इसको पढ़ते हैं। Do you know that palindromes are, these are groups of letters that form the same words when read from the both backward and frontward, backward or forward. लाइक मलयालम अगर इधर से पढ़े और या इधर से पढ़े, तो ये तो सिंगल स्टैंड की बात हो गई। लेकिन जब डबल स्टैंड की बात करेंगे तो हम इधर से पढ़े 5' to 3' तो, और 3' to 5' पढ़े तो दोनों एक होना चाहिए। As against the word palindromic, where the same word is read in both directions, the palindromic in DNA is a sequence of base pair that reads same on the two strands when the orientation of reading is kept the same. रीडिंग का ओरिएंटेशन सेम रखेंगे, इधर भी पढ़ेंगे 5' to 3' और इधर भी पढ़ेंगे 5' to 3'। तो देख रहे हो कि यहाँ से और यहाँ से दोनों का सीक्वेंस सेम है। इट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड। ये जो मलयालम है ये कंसेप्ट है सिंगल स्टैंड का। डबल स्टैंड में हम लोगों को रीडिंग फ्रेम सेम रखना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ से लेटर सिमिलर आएंगे। सो GAATC अगर 5' to 3' इस स्टैंड पे पढ़े और सेकेंड स्टैंड भी जब 5' to 3' पढ़ेंगे तो GAATTC ही आएगा। दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस इन कंसेप्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड। इसी तरह का सीक्वेंस जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस पहचानता है। जिस डीएनए सेगमेंट में जो डबल स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड पे रीडिंग फ्रेम सेम रखे तो सेम लेटर्स, सेम नाइट्रोजनस बेसेस आएंगे। दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। Restriction enzyme cuts the strand of DNA a little away from the center of the palindromic sites। अब देखो, ये पैलिंड्रोमिक डीएनए हो गया, इसका सेंटर बीचों बीच सेंट्रल एक्सिस होगा GAA के बाद, और यहाँ भी GAA के बाद, इसके बाद का बीच का लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल एक्सिस। जो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो एकदम सेंट्रल एक्सिस पे भी काट सकता है और सेंट्रल एक्सिस से दूरी पे भी काट सकता है। इस बेसिस पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन उसने डिफरेंट टाइप्स को तुम लोगों को अभी क्लास 12 में नहीं पढ़ना है। सो
जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इको R1 है वो इस बीच के सेंट्रल एक्सिस से थोड़ी दूरी पे काटता है, और जो एक स्टैंड पे काटेगा जिस पे बेस पेयर के बीच में, उसी बेस पेयर के बीच में दूसरे स्टैंड पे भी काटेगा। अगर इको R1 का ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को इको R1 ही पहचान रहा है, तो अगर एक स्टैंड पे वो GA के बीच में काट रहा है तो दूसरे स्टैंड को भी वो GA के बीच में ही काटेगा। So this is the cutting peculiarity of restriction endonuclease. These are, जब कोई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस से नहीं काटता है, सेंट्रल एक्सिस से थोड़ी दूरी पे काटता है, तो स्टिकी एंड क्रिएट होते हैं। स्टिकी एंड मतलब वो तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ये जो फॉर्म हुआ है, this formation of this type of overhanging segment of one strand of DNA, ये देखो ओवरहैंग कर रहा है, और इस डिजायर्ड फॉरेन डीएनए का भी इतना पोर्शन ओवरहैंग कर रहा है। तो हमको डिजायर्ड डीएनए को ऐड करना है इस वेक्टर डीएनए पे, करना है ना? यस मैम। करना है। तो ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप तभी बनेगा जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट हो। इसलिए क्या करते हैं कि जो फॉरेन डिजायर्ड डीएनए है उसको, और जो वेक्टर डीएनए है जिसको डिजायर्ड डीएनए जिस पर लोड करेंगे उसको, दोनों को सिमिलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, सेम। अगर इसको कट किए इको R1 से, तो फॉरेन डीएनए को लाने के लिए भी किससे कट करेंगे? इको R1। यस, फॉर इको R1, ताकि कंप्लीमेंट्री बने। और इको R1 इस टाइप का ओवरहैंगिंग लीनियर डीएनए बनाता है सिंगल स्ट्रैंड का। ऐसे ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और वो तुरंत बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर ये ओवरहैंगिंग इतना दूर का सेगमेंट नहीं रहता तब इसको हम लोग स्टिकी एंड नहीं कहते, ब्लंट एंड कहते हैं, और वो उतना जल्दी किसी और डीएनए से कंबाइन नहीं करेगा जितना ये सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड कंबाइन करेगा। क्योंकि क्या है, ये अनस्टेबल है, ये तुरंत डबल बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग पेयर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में आने की कोशिश करेगा। So sticky end are more preferable in biotechnology. Sticky end जो होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड बनाते हैं, उनको ज्यादा प्रीफर किया जाता है। लेकिन अभी टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि अगर वो ब्लंट एंड भी बना देते हैं तो हम लोग आर्टिफिशियली लैब में उसको स्टिकी एंड क्रिएट कर देते हैं। इतना एंड वेक्टर में भी जोड़ देंगे और थोड़ा उसी टाइप का एंड डिजायर्ड डीएनए भी आर्टिफिशियली जोड़ देंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो स्टिकी एंड जो है वो ज्यादा प्रीफर किया जाता है, सो दैट बिकॉज दे क्विकली फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद द फॉरेन डीएनए। और जब ये वेक्टर डीएनए को उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए और डिजायर्ड डीएनए को जिसका हमें प्रोडक्ट चाहिए उसको भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्रिएट किए, देन इट जॉइंस एंड द होल प्रोडक्ट इज नाउ बिकम, क्या हो गया ये? रिकम्बिनेंट डीएनए। यस, नाउ इट बिकम द रिकम्बिनेंट डीएनए। क्योंकि ओरिजिनलिटी इसकी भी नहीं है, इसकी खो गई ओरिजिनलिटी, क्योंकि इसमें रिकम्बिनेशन हो गया डिजायर्ड डीएनए से, नया पोर्शन डिजायर्ड डीएनए का इसमें जुड़ गया। सो नाउ द प्रोडक्ट बिकम रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 2-3 बातें इसमें याद रखनी है। The enzymes, the restriction enzyme that is used to cut the vector DNA, same enzyme will be used to cut the foreign DNA. Now sticky end will be formed, and the sticky end of the foreign DNA and the sticky end of the vector DNA are complementary with each other, so they will quickly and fastly combine, and lastly the product will be recombinant DNA or recombinant प्लाज्मिड। ये क्या था? आखिरकार प्लाज्मिड था। पूरा होल राउंड स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिखाया है, हाफ पोर्शन दिखाया है जैसे, लेकिन मैं वीडियो में देखो पूरा राउंड स्ट्रक्चर दिखाई हूँ। ये पूरा इसको कवर करता हुआ इसको पीछे से भी पकड़ेगा, एंड देन होल स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कहेंगे। अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द कंक्लूजन इज दैट it recognizes a particular segment of DNA that is called as
Which segment? Palindromic. Yes, that is called as palindromic DNA segment. Palindromic DNA segment in double stranded DNA को क्या कहेंगे? It is when the reading frame is kept the same, like 5' to 3' on the both strand, then the nitrogenous bases are the same. नाइट्रोजिनस बेस भी जो होते हैं वो सेम होते हैं. लाइक यू कैन, ये इस एग्जांपल को तुम लोग याद कर लेना. एक एग्जांपल याद कर लोगे ना तो इसमें तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखोगे, इको R1, वो भी काम चल जाएगा. पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के बारे में बताओगे तो वो भी काम चल जाएगा. सो रिमेंबर दिस, इट इज द साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1. ये इको R1 का साइट है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को ही काटता है. स्टिकी एंड जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी में प्रीफर किया जाता है. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बहुत लार्ज ग्रुप न्यूक्लियस का एक पार्ट है. न्यूक्लियस में भी ये इंडो न्यूक्लियस का एक पार्ट है. अब देखो, हमने आरडीएनए को यहाँ फॉरेन डीएनए लिया और वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड लिया, फिर सीजर यूज किया. सेम सीजर विल बी यूज्ड, दैट इज रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस. कट किया. कट करने के बाद इसमें से हम अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट को सेपरेट करेंगे. यहाँ पे सेपरेट कैसे करेंगे इसकी अलग टेक्निक है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे. क्योंकि ये तो टुकड़ों में बढ़ गया, अब इसमें मेरा कौन डिजायर्ड डीएनए है पता करना होगा, तो हम लोग पता करेंगे. इसको आगे में हम लोगों को पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ते हैं. इसमें मानो कि हम लोग चुन लिए कि ये मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, चाहे ये मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है. इसको आप अपलोड करेंगे, इस पे डालेंगे, लेकिन इस निक को फिर जाम करना होगा ना, चिपकाना होगा. For that, which enzyme will be used? DNA ligase. DNA ligase. Yes, DNA ligase, which will work as glue. गम की तरह काम करेगा और दोनों एंड को ऐड कर देगा. The whole structure then become the recombinant DNA or the plasmid, recombinant plasmid. And इसके अब रेप्लिकेशन और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इसको लिविंग में डालना होगा, तो इसको हम लोग एक बैक्टीरिया के सेल में डालेंगे. And that process is called as transformation. और ट्रांसफॉर्मेशन भी इसका बहुत सारा प्रोसेस है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसको हम स्टेराइल कंडीशन पे लार्ज न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कराएंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस. और ये ग्राफ, ये डायग्राम और तुम्हारा नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके एक एक पार्ट, एक एक एंजाइम को याद करो. एक क्वेश्चन तो इसका बिल्कुल ही फिक्स्ड है जो कि एग्जाम में आएगा. सो हियर वी टोटली रेड अबाउट द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स वर्किंग ऑफ